फरीदाबाद, एक शहर जो दिन में लाखों लोगों का घर है, लेकिन रात होते ही ये शहर खुद से अलग हो जाता है। लोग कहते हैं कि फरीदाबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इंसान नहीं, कुछ और रहता है। कुछ ऐसे राज जिन्हें जिंदा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, डरावनी कहानियों पर इन्वेस्टिगेशन वीडियो बनाता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक शहर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहां मौत सिर्फ आती नहीं बल्कि दिखाई देती है। एक ऐसी जगह जहां वक्त रुक जाता है और सांसें भी ठहर जाती हैं। अगर आप सोचते हैं कि फरीदाबाद सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो शायद आपने कभी उस अंधेरे को नहीं देखा जो रात के बाद यहां जमीन के नीचे जागता है। आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको यकीन नहीं होगा। मेरा नाम आरव है। मैं दिल्ली में रहता हूं और हॉरर इन्वेस्टिगेशन चैनल चलाता हूं, मिस्ट्री फाइल। हर हफ्ते मैं एक नए शहर, नए राज और नए डर को तलाशता हूं। एक दिन मुझे एक अज्ञात ईमेल आया। अगर हिम्मत है, फरीदाबाद आओ। NIT 5 के पास एक पुरानी हवेली है, उसकी सच्चाई दुनिया को पता चलनी चाहिए। साथ में अटैच एक फोटो थी, एक टूटी फूटी हवेली जिसमें दूर से कोई काला साया दरवाजे पर खड़ा नजर आ रहा था। मैंने पहले सोचा मजाक होगा, लेकिन जिज्ञासा ने चैन नहीं लेने दिया। अगली शाम मैं अपने कैमरामैन राघव के साथ फरीदाबाद पहुंच गया। शहर बिल्कुल नॉर्मल लगा। ट्रैफिक, लोगों की भीड़, फैक्ट्री की आवाज, सब हमेशा की तरह। लेकिन जैसे ही हम NIT 5 के पुराने सेक्टर की तरफ बढ़े, रास्ते पतले होने लगे। सड़क के किनारे के घर बंद दिखने लगे। कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। राघव ने पूछा, भाई ये इलाका वीरान क्यों लग रहा? मैंने हंसी में उड़ा दिया, भूत तो यहीं रहते हैं ना। सच में ये मजाक नहीं होने वाला था। एक बुढ़िया हमें रास्ता पूछते देख रोक लेती है। बेटा, उधर मत जाओ, रात हो गई है, वहां मौत रहती है। उसकी आंखों में ऐसी दहशत थी जैसे किसी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। हमने उसकी बात इग्नोर की और हवेली तक पहुंचे। हवेली के बाहर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था, गुप्ता हाउस 1986। दरवाजा आधा टूट चुका था, अंदर गहरा अंधेरा था। कैमरा और टॉर्च ऑन करके हम अंदर गए। ये पता नहीं था कि उस रात हम एक ऐसे श्राप को जगाने वाले हैं जिसका अभी भी इंतजार चल रहा था, नए शिकार का। हवेली के अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी पड़ गई। शायद 10 मिनट पहले गर्मी से हम पागल हो रहे थे। मैं हैरान हो गया। मौसम का खेल होगा, मैंने सोचा। राघव कैमरा घुमाते हुए बोलता है, यहां किसी ने सालों से कदम नहीं रखा। दीवारों पर खून जैसी गहरी लाल लकीरें खिंची थीं, कहीं हाथ की आकृति, कहीं उंगलियों के निशान, जैसे कोई दीवार पर घसीट कर ले गया हो। अंदर एक बड़ा ड्राइंग रूम था। एक बड़ी सी फैमिली फोटो गिरकर जमीन पर पड़ी थी। राघव ने उसे टॉर्च से देखा। एक प्यारी सी परिवार, माँ, बाप, एक छोटी लड़की और बीच में एक अजीब सा आदमी। उसकी आंखें घोर काली, बिना पुतलियों के। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमने इसे अंदर बुलाया, अब ये हमें कभी जाने नहीं देगा। राघव असहज हो गया। भाई, ये सब फेक लग रहा, किसी ने नाटक करी होगी। मैं भी कुछ बोलने ही वाला था कि ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। बिल्ली होगी, मैंने बोला, या फिर कोई और? राघव ने धीरे से जवाब दिया। हम सीढ़ियों के पास गए, तभी एक बच्ची की चीख सुनाई दी, माँ। मैं जूम माइक की तरफ देखता हूं, आवाज साफ ऊपर से ही आ रही थी। हम एकदम से सावधान हो गए। राघव ने कैमरा तैयार किया। हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, तभी नीचे से दरवाजा बंद होने की जोर की आवाज आई, धड़ाम। हम भागकर नीचे आए। दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। हमने जोर से खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा टाइट हो गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर बंद किया हो। आरव, हम फंस गए हैं। मैं खुद घबराया हुआ था, लेकिन कंट्रोल करना पड़ा। हम पीछे का दरवाजा कोशिश करते हैं। पीछे गार्डन था, लेकिन वहां पहुंचने पर एक और अजीब चीज दिखी। एक दुपट्टा पेड़ पर लटक रहा था और उसके नीचे पानी में किसी के पैर चले जाने के निशान, मगर पैर के निशान आधे ही थे, जैसे आधा शरीर ही वहां चलता हो। राघव का मुंह सूख गया। ये तो सामान्य नहीं हो सकता।
हम फिर से बैठक कक्ष में आए। चीख की आवाज फिर से, और इस बार बिल्कुल पीछे से, बचाओ मुझे। हम पलट गए। वहां कोई नहीं। कैमरा चेक करता है। फुटेज में एक काली साया हमारे बिल्कुल बीच से गुजरती हुई दिख रही थी, लेकिन हमारे आगे कुछ नहीं था। अब डर असली रूप ले रहा था। मैं समझ गया, हम यहां अकेले नहीं, कोई या कुछ हमारे साथ चल रहा है। हम ऊपर की तरफ गए, जहां से चीख आई थी। सीढ़ियों तक पहुंचते ही एक चित्र दिखा, वही परिवार का। लड़की का चेहरा काटकर अपहरण का नोट चिपका था। तुम भी उसी की तरह खो जाओगे। मैं टॉर्च ऑन रखे आगे बढ़ता हूं। हॉल में 3 कमरे थे। पहला कमरा, बिस्तर पुरानी चादर से ढका हुआ, मिरर टूट चुका, शीशे के टुकड़ों में एक अजीब रिफ्लेक्शन, जैसे कोई काला चेहरा मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। पर पीछे घूम कर देखा, कुछ नहीं। और फिर कैमरा स्क्रीन पर वो चेहरा फिर दिखा, और इस बार मुस्कुरा रहा था। राघव चिल्लाया, अर्नव, यहां से चलते हैं। लेकिन तभी हमारी टॉर्चें एक साथ टिमकमाने लगीं। लाइट ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, और एक जोरदार हंसी की आवाज, बच्ची की। हालांकि हमने कोई बच्ची अब तक नहीं देखी थी। दूसरा कमरा, बिस्तर पर एक डायरी पड़ी थी। टाइटल, अनिका गुप्ता। मैं पढ़ता हूं। पापा ने कहा वो हमारा दोस्त है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। रात को जब सब सो जाते हैं, वो मेरे कमरे में आता है। उसकी आंखें नहीं, बस अंधेरा। राघव ने डायरी हाथ से गिरा दी। किस ओ की बात कर रही थी? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। हम तीसरे कमरे में गए। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अंदर कदम रखा हो। हमने धकेल कर खोला। कमरे में एक कुर्सी, और उस पर एक रस्सी बंधी हुई, जैसे कोई बांध करके रखा हो। फर्श पर पानी, लेकिन टपकने की आवाज छत से आ रही थी। हमने ऊपर टॉर्च दिखाई। छत पर एक उल्टा लटका हुआ आदमी, बिना आंखों के। उसका मुंह खुला, और उसमें से एक बच्ची की चीख निकल रही थी। हम दोनों चीख पड़े और पीछे भागे, लेकिन गलियारे में सब दरवाजे खुद बंद हो गए। एक ही दरवाजा खुला बचा, तहखाने का। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तहखाने में उतरते वक्त मेरे कान में एक बहरी आवाज, काश तुम यहां ना आते। मैं गिरते पड़ते तहखाने में उतर गया। तहखाने में एक बड़ा पिंजरा, केज था, और उसमें एक छोटी बच्ची, जिसका चेहरा आधा काला और आधा जला हुआ। वही चीखने वाली लड़की। राघव कैमरा लेकर आगे बढ़ता है। बच्ची बोलती है, उसे रोको, वो आ रहा है। कौन? तभी एक जोरदार धमाका, तहखाने का दरवाजा खुल जाता है, और एक शाया, लंबा, बदसूरत, बिना आंखों वाला आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था। वो वही ओ था। बच्ची रो पड़ी। उसने मुझे अपना बना लिया। अब तुम्हारी बारी है। और वो दैत्य सीढ़ियों पर खड़ा हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। राघव ने बिना सोचे समझे पिंजरे का ताला तोड़ दिया। बच्ची बाहर आ गई, पर जैसे ही वो बाहर आई, उसका शरीर एक काला धुआं बनकर हवा में घुल गया। बस एक खौफनाक हंसी बजती रही। मुझे आज़ाद करना गलती थी। उसकी आज़ादी के साथ ही पूरा तहखाना हिल गया। दीवारों से खून बहने लगा। शाया जीव हमारे बिल्कुल सामने आ गया। उसकी आधी देह हवा में लटक रही थी, जैसे उसका कोई आकार ही न हो। राघव कैमरा फेंक कर भागा। मैं उसके पीछे, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा बंद। मैं जोर से चिल्लाया। शाया मेरे एकदम पास आई। उसकी सांस ठंडी नहीं, बिल्कुल मृत थी। अचानक एक झोपड़पट्टी में रहता स्थानीय आदमी तहखाने का दरवाज़ा तोड़कर हमें बाहर खींच लाया। हम तीनों भागते रहे बिना पीछे देखे। हवेली के बाहर पहुंचते ही वो बंदा ठहरी हुई आंखों से बोला, गुप्ता परिवार ने उस आदमी को एक तांत्रिक से बुलाया था, धन और शक्ति के लिए। वो आया, लेकिन उनका दामन पकड़ गया। उनकी बेटी को उसने पहले छीना, फिर उनकी जान। मैं थक गया था, सांस नहीं ले पा रहा था। वो आदमी आगे बोला, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा, या तो वहां हमेशा के लिए रह गया, या फिर वो आदमी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। राघव का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा, बच्ची की तस्वीर स्क्रीन पर। वो हम पर मुस्कुरा रही थी। हम दोनों की रातों की नींद गायब हो चुकी थी। आज 2 महीने बीत गए हैं उस रात को। चैनल ने एपिसोड अपलोड कर दिया। वो वायरल हो गया, लेकिन हमारा दर्द वायरल नहीं हुआ। रोज रात 2:45 AM पर मेरे कमरे में कोई खड़ा होता है। उसकी आंखें नहीं, बिल्कुल वैसी ही जैसे हवेली वाले आत्मा की थीं।
राघव हर रोज हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसके सीधे हाथ पर एक काले हाथ का निशान होता जा रहा है जो रोज बढ़ जाता है। हमें फरीदाबाद से लौट आना चाहिए था, लेकिन शायद वो चीज़ हमारे साथ आ चुकी है। अब हम दोनों सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जी रहे हैं, अगली रात से बचना। अगर आप कभी फरीदाबाद जाएं, NIT 5 के पास एक पुरानी हवेली दिखे तो उस तरफ मत जाइए, क्योंकि शायद आप वहां से वापस आ भी गए तो भी आप वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। फरीदाबाद में और भी राज छुपे हुए हैं जो अभी तक दुनिया से छुपाए गए हैं। अगर आपको मेरी ये डरावनी कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और डरावनी जगहों को तलाशूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर का सच सुनना चाहते हैं। मैं वापस आऊँगा एक नए राज के साथ, एक नए डर के साथ। रात देर हो चुकी है, सोने की कोशिश मत करना।